आज इस क्लास में हम जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उससे रिलेटेड पर्सन है वो हम देखेंगे। सूचना अधिभार शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया? सूचना अधिभार शब्द है वो किसके द्वारा गढ़ा गया है? इसके मैं पूरा अभी एक्सप्लेन करूंगा। बी, मैनुअल कैस्टेल्स। मैं आपका कमेंट देख रहा हूँ, थोड़ा सा लास्ट में अपनी चर्चा करेंगे क्योंकि एक फिर क्लास बीच में थोड़ा सा वादा है। बिल्कुल श्योर जो कह रहे हैं 160 से 120 बार बार करना पड़ता है अपने को। मैं कैसे टेस्ट में क्या दिक्कत आ रही है और किस प्रकार से टेस्ट करना है उसको अभी जस्ट हम क्लास खत्म होने के बाद चर्चा बुक करेंगे। सूचना अधिभार शब्द किसने गढ़ा था? तो सूचना अधिभार है वो कास्टेल्स नहीं है, कास्टेल्स ने जो है वो योगदान दिया है इसमें, लेकिन सूचना अधिभार नहीं है इनका कंसेप्ट। सूचना अधिभार जो शब्द है वो सर्वप्रथम बरदाम प्रोस के द्वारा दिया गया। किनके द्वारा? बरदाम प्रोस के द्वारा। इनके द्वारा नेटवर्क सोसाइटी, मैनुअल कास्टेल्स ने नेटवर्क सोसाइटी दिया है। सूचना अधिभार इंफॉर्मेशन ओवरलोड कंसेप्ट है वो बरदाम ग्रोस के द्वारा, इनकी पुस्तक है द मैनेजिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस 1964 में गढ़ा था। और ये उस स्थिति को दर्शाता है सूचना अधिभार कि उसके किसी व्यक्ति या किसी संगठन के पास बहुत ज्यादा सूचना हो जाती है कि वो उसके डिसीजन में, निर्णय प्रक्रिया में बाधक बन जाती है, डिसीजन ले ही नहीं पाते हैं। अपने पास अगर बहुत सारे ऑप्शन होंगे तो हम बड़े, अभी हमारे पास 4 ऑप्शन आते हैं जब हम नेट का एग्जाम देते हैं। बीपीएससी में 5 ऑप्शन कर दिए, अगर ये हमारे पास 10 ऑप्शन कर दें तो हमें और ज्यादा दिक्कत आएगी। तो ये जितने ऑप्शन हैं उतने ज्यादा, यानी जितना इंफॉर्मेशन होगा उतना ही डिसीजन मेकिंग है वो कमजोर हो जाती है। और बाद में एल्विन टॉफलर ने फ्यूचर शॉक नामक पुस्तक में इस अवधारणा का प्रयोग किया। तो सर्वप्रथम ग्रोस ने दिया और फिर बाद में टॉफलर ने इसका और ज्यादा प्रयोग है वो किया है। आगे है द प्रोडक्शन ऑफ स्पेस पुस्तक के लेखक कौन है? द प्रोडक्शन ऑफ स्पेस पुस्तक के लेखक हैं वो कौन है? ए हेनरी लेफेब्रे, मिशेल फुकोल्ट, सी थ्रिफ्ट और डी जॉर्ज सिमेल। तो द प्रोडक्शन ऑफ स्पेस, स्पेस का उत्पादन पुस्तक है, उस पुस्तक के लेखक कौन है? फुकोल्ट ने नहीं लिखी है, ये थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि फुकोल्ट की, अब देखो फुकोल्ट हमारे लिए नए थिंकर नहीं है। अब आपके लिए इमाइल दुर्खिम, मार्क्स, कॉम्टे ये सब पुराने हो चुके हैं। उसी प्रकार से अभी फुकोल्ट है, हेबरमास है, ये भी पुराने हो जाने चाहिए। आपको इनकी सब पुस्तकों के नाम पता होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है ए है हेनरी लेफेब्रे। कौन है? हेनरी लेफेब्रे। तो ये फ्रांस के थे और द प्रोडक्शन ऑफ स्पेस नामक पुस्तक इन्होंने 1974 में लिखी थी। ये आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए क्योंकि कई बार है वो अभी सीरियल नंबर भी पूछे जाने लगे हैं कि इनका सही काल अनुक्रमांक है वो बताइए। तो उन्होंने कहा कि स्थान कोई भौतिक नहीं है बल्कि सामाजिक संबंधों द्वारा निर्मित और पुनर्निर्मित होता है, जहां पे लोग बातचीत करते हैं। जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म यानी वह स्थान जहां पर डिजिटल रूप से लोग बात वार्तालाप करते हैं। पहले
हैबरमास में अभी बात करी तो हैबरमास ने अभी बात की थी एक पब्लिक स्पेयर की, पब्लिक प्लेस की, जहां पे कॉफी हाउसेस थे, लोग चाय पीते थे, हुक्का पीते थे, वहां पे ये बात करते थे। अब ये बात कहाँ होने लगी है? सोशल मीडिया पे होने लगी है, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे या ट्विटर पर, इन पे होने लगी है। तो ये अब भौतिक वस्तु नहीं बची है स्थान कि जहां पे लोग, एक स्थान होगा वहां पे लोग इकट्ठे होंगे, अब कहीं भी हो सकती है। तो ये क्या है? द प्रोडक्शन ऑफ स्पेस की बात है वो की गई है हेनरी लेफेब्रे के द्वारा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यू मीडिया का एक उदाहरण है? तो सबसे पहले समाचार पत्र आए, फिर रेडियो आया, फिर टेलीविजन आया। अब ये सब चले गए, अब इनका दौर समाप्त हो चुका है। अब जो दौर है वो किनका है? वो ट्विटर का है। किनका है? वर्तमान दौर है वो ट्विटर का है। आगे है, ऑफ अदर स्पेसेज जो शीर्षक है वो किसके द्वारा लिखा गया है? ऑफ अदर स्पेसेज निबंध किनके द्वारा लिखा है? तो जॉर्ज सिमेल के द्वारा नहीं लिखा गया है, कास्टेल्स के द्वारा नहीं लिखा गया, मिशेल फुकोल्ट के द्वारा नहीं लिखा गया है। सॉरी, मिशेल फुकोल्ट 2 बार आ गया, सॉरी सॉरी, ये मिशेल फुकोल्ट का है। किनका है? मिशेल फुकोल्ट का। ये द अदर स्पेसेज, द अपर अदर स्पेसेज, जिसे, क्योंकि ये भी फ्रांस के थे। अब ऐसे भी आ सकता है क्योंकि फ्रांस, इंग्लैंड और अमेरिका, ये तीन मुख्य आजकल जो संरचनावाद से संबंधित है, आधुनिकतावाद से संबंधित है, वो फ्रांस के समाजशास्त्री है। जो उत्तर मार्क्सवाद से संबंधित है वो मुख्य रूप से जर्मनी से संबंधित है। तो ये व्याख्यान था, एक इनका निबंध था, पुस्तक नहीं थी। पुस्तकों के नाम तो मुझे सब पता है, लेकिन ये एक एसेज है जो 1984 में प्रकाशित हुआ था। तो ये यूटोपिया के विपरीत है। यूटोपिया यानी ऐसा सौपन लोक जो वास्तव में है ही नहीं। तो इन्होंने जेल सिस्टम की बात कही थी, मठों की बात की थी, तो इनके लिए इन्होंने हेट्रोटोपिक स्पेसेज, इसके वो उदाहरण बताए गए हैं। आगे है, न्यू टेक्नोलॉजी एंड अदर वर्क्स रिस्पॉन्स। न्यू टेक्नोलॉजी एंड वर्कर्स रिस्पॉन्स, नई टेक्नोलॉजी पे जो वर्कर्स हैं उनके क्या रिस्पॉन्स है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं ए के बागची। कौन है? ए के बागची। ए के बागची ने ये पुस्तक है वो लिखी है, न्यू टेक्नोलॉजी एंड द वर्कर्स रिस्पॉन्स। तो इसमें उन्होंने जो मुख्य रूप से श्रमिक वर्ग है, क्योंकि जब टेक्नोलॉजी आती है, न्यू टेक्नोलॉजी आती है, तो एक चीज होती है कि जो कुशल श्रमिक है वो तो स्ट्रगल कर पाते हैं, लेकिन जो अकुशल श्रमिक है, जिनको टेक्नोलॉजी की कम नॉलेज है, उनके लिए परेशानी होती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे कुछ भी हो सकता है कि किसी को स्टार्ट करना हो तो मैनुअल स्टार्ट करना हो, अब कंप्यूटर से स्टार्ट है तो कंप्यूटर उनके बस की बात नहीं रहती है। जैसे हम यही हो सकता है जो कीवर्ड की वाला फोन यूज करते हैं, उनके लिए जो डिजिटल फॉर्म है, स्मार्टफोन है, वो यूज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इन पे एके अम्य कुमार बागची के द्वारा पुस्तक है वो लिखी गई है। आगे है, आजकल रेडियो पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक कार्यक्रम आता है, तो आप सभी को पता होगा कि उस कार्यक्रम का नाम क्या है।
आकाशवाणी बहुत सबसे पहले स्टार्ट हुआ, ऑल इंडिया समाप्त हो गया, मन की आवाज नहीं था, क्या है, मन की बात। प्रधानमंत्री जी का अभी 100 से ज्यादा एपिसोड, 100वां जो एपिसोड था उसका, जो रेडियो पे होता है, वो तो मुझे याद है। अभी और आएंगे वो, फरवरी में जब एग्जाम स्टार्ट होते हैं तब, उससे पहले वो मन की बात है वो करते हैं। आगे है तकनीकी क्रांतियों का विकास क्रम है वो अपने को बताना है। तो आप आसानी से इनका विकास क्रम है वो बता सकते हैं। इनमें से हम सबसे प्राचीन क्रांति किसे मानेंगे, मुद्रण क्रांति को, तो सबसे पहले बी आएगा। तो ये सी और डी क्लियर कट हो गए अपने पास। अब अपने पास दो ऑप्शन बचते हैं, ए और बी। उसके बाद में कौन सी क्रांति आई थी, औद्योगिक क्रांति आई थी। ये तो बहुत पहले, अति प्राचीन काल में है, ये 1760 के दशक आसपास है। ये 1960-70 के दशक में आती है, और ये अभी 20वीं शताब्दी 21वीं शताब्दी की देन है। तो सी और फिर ए और फिर डी, यानी बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, उनका हमें क्रम बताना है कि कौन सी टेक्नोलॉजी है वो कब डेवलप हुई है। तो इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटरिंग, ये इंजीनियरिंग, ये सबसे लेटेस्ट है इस सदी की है, यानी 20वीं और 21वीं शताब्दी की है। तो एक का चार, तो एक का चार देखो, एक ही ऑप्शन में, बी ऑप्शन में। अगर इन सबसे बात करें तो खनन और धातु क्रम है वो औद्योगिक क्रांति के दौरान है वो स्टार्ट हुए थे। तो बी का 3, सी का 1, चीनी मिले हैं, कागज मिले हैं, ये मध्यकाल के अंदर, और परिवहन है वो 20वीं शताब्दी, विनिर्माण उद्योग है वो भी औद्योगिक क्रांति के बाद ही शुरू हुए हैं। आगे निम्नलिखित में से किसने मीडिया को सांस्कृतिक उद्योग के रूप में परिभाषित किया है। तो ये प्रश्न पहले भी आया था। तो किसने किया है, नव मार्क्सवादियों ने। किसने, नव मार्क्सवादी कहते हैं कि मीडिया है वो एक सांस्कृतिक उद्योग बन चुका है, जो अपने फायदे के लिए ऐसे विज्ञापन देता है जो संस्कृति को प्रभावित करते हैं। आगे मेटाफिजिक्स, फिजिकल फाउंडेशन ऑफ नेचुरल साइंस, मेटाफिजिकल फाउंडेशन ऑफ नेचुरल साइंस पुस्तक है, उनके लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है, इमैनुअल कांट। कौन है, इमैनुअल कांट ने 1786 के अंदर, 1786 के अंदर मेटाफिजिकल फाउंडेशन ऑफ नेचुरल साइंस नामक पुस्तक लिखी थी, जिसमें उन्होंने प्रयास किया था कि प्राकृतिक विज्ञान किस प्रकार से दार्शनिक जो सिद्धांत है उन पर टिके हुए हैं। तो ये इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है। आगे, मानव संचार के विकास क्रम को निम्नलिखित रूप से व्यवस्थित कीजिए। उसकी पहले भी हम, पिछले क्लास में भी हम चर्चा है वो कर चुके हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स और की आयु और सूचना की आयु, ये तो एक लेटेस्ट कंसेप्ट है। लेखन, संकेत और भाषण है वो उससे पहले भी हो चुके हैं। तो संकेत की आयु हमने पढ़ा था, सबसे पहले था संकेत, जब लैंग्वेज भी नहीं थी तब संकेत हुआ करते थे। संकेत
इसको क्या है कि मेन ये जो शब्दावली है वो क्या है कि पेपर है वो इंग्लिश में बनता है, पेपर है वो इंग्लिश में बनता है और फिर उसका हिंदी ट्रांसलेट होता है। तो ये संकेतों की आयु, तो इसका क्या होता है कि एज ऑफ साइन, इससे पहले क्लास में मैंने ये बताया था। तो ए और बी हो गए, फिर 2 नंबर आ जाता है भाषण की, यानी बोलना। पहले हम संकेतों से समझाते थे, फिर बोलना, बोलने के बाद में लिखना स्टार्ट किया। 3, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स की आयु, और अब का जो युग है वो इंफॉर्मेशन युग है। अभी जो चल रहा है वो क्या है, इंफॉर्मेशन एज है। आगे है द वर्चुअल कम्युनिटी पुस्तक, लेखक के पुस्तक के लेखक कौन है? द वर्चुअल कम्युनिटी पुस्तक है, उनके लेखक है वो कौन है? द वर्चुअल कम्युनिटी, आभासी दुनिया, पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए सभी, आंसर दीजिए। डी नहीं है, डी मैंने नहीं करवाया है। डी नहीं करवाया मैंने। एल्विन वेबर नहीं है, बेनेडिक्स नहीं है, रिंगोल्ड और बेलमैन, बेरी बेलमैन और हावर्ड रिंगोल्ड में से एक है। अभी मैं सॉरी, इसको मैं थोड़ा करूंगा, मैंने ये करवाया था लेकिन ये दो इनकी वो एक जैसी सी है, शायद तक ये रिंग गोल्ड इसका राइट आंसर है, द वर्चुअल कम्युनिटी। आगे है द डिजिटल डिवाइड, पुस्तक किसने लिखी है? डिजिटल डिवाइड नामक पुस्तक किन के द्वारा लिखी गई है? हाँ बिल्कुल सी राइट है, रिंग, याद आ गया मुझे भी, रिंग गोल्ड है। क्या है? रिंग गोल्ड है। सी है। इसका 14 नंबर का। आगे 15 नंबर, द डिजिटल डिवाइड, आजकल ये एक महत्व है, वो कंसेप्ट बन चुका है, डिजिटल डिवाइडेशन, यानी जब कहाँ पे डिजिटल पहुंच, इंटरनेट की पहुंच कम होती है और कहीं कहीं डिजिटल पहुंच है वो बहुत ज्यादा है, तो इसके संबंध में ये पुस्तक है वो लिखी गई है। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? ऑकबर्न ने नहीं लिखी है, जॉन बेन डिजक, जॉन बेन डिजक है वो एक संचार विशेषज्ञ है और इन्होंने ये पुस्तक वो लिखी है। तो आपको पता ही है कि डिजिटल डिवाइडेशन क्या है। पूरा नाम आप देख लीजिए इस पुस्तक का, डिजिटल डिवाइड, द इंटरनेट एंड सोशल इनइक्वलिटी इन इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव। तो ये डिजिटल डिवाइडेशन है वो इंटरनेट और सोशल अनइक्वलिटी, यानी जहां पे सामाजिक असमानता है, जिनके पास ज्यादा पैसा है उनके पास इंटरनेट की पहुंच कम ज्यादा है, और जो गरीब है उनके पास इंटरनेट की पहुंच है वो बहुत कम है। आगे है इलेक्ट्रॉनिक्स और विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के उपयोग की विशेषता वाली एक व्यापक परस्पर डिजिटल तकनीक का वर्णन करने वाले डोमेन को क्या कहा जाता है? तो आजकल जो लाइट और इलेक्ट्रॉनिक्स स्पेक्ट्रम है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं साइबर स्पेस। क्या कहेंगे इसे? साइबर स्पेस कहेंगे। तो ये वर्चुअल डोमेन है जहां पे चीजें हैं वो आजकल डिजिटल चीजें हैं वो दिखाई
दी जाती है। तो साइबर स्पेस शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग है वो विलियम गिब्सन ने किया था। अब ये जो मैं करवा रहा हूं वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और नेट का लेवल, पेपर का लेवल आपने देखा होगा वो इसी लेवल का आता है, और इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है वो हो जाता है। आगे 17 नंबर, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2003 का मसौदा किसके द्वारा तैयार किया गया था? सॉरी, 2013 का। तो किसके द्वारा किया गया था? तो ये मसौदा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी के द्वारा किया गया था। तो राइट आंसर क्या है इसका? सी है। आगे है, किस वर्ष का विज्ञान नीति संकल्प पालन पोषण संवर्धन और निरंतर मुद्दों पर केंद्रित था? तो ये हमारी पहली विज्ञान नीति थी। अब इसको हमने क्या नाम चेंज कर दिया? सबसे पहले हम इसको विज्ञान नीति कहते थे, अब इसको हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो पहले केवल साइंस का यूज किया जाता था 1958 में, अब इसके साथ में टेक्नोलॉजी का भी यूज है वो किया जाने लगा है। पहले विज्ञान नीति थी, ये ऐसे लिख दिया है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नहीं थी 1958 में। अब है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति के तहत विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार की शुरुआत कब हुई? तो ये शुरुआत है वो अभी 2013 के अंदर जो लेटेस्ट विज्ञान प्रौद्योगिकी नीति थी इनमें से उन पर हुआ है। तो इसमें उन्होंने इनोवेशन को भी शामिल किया है। तो ये क्या हो गया? साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पर ये चर्चा है वो अब होने लगी है। आगे है, समाज जो व्यक्तियों और समूहों की गतिविधियों को निगरानी और नियंत्रण के लिए बड़े पैमाने पे जानकारी एकत्रित करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो इस प्रकार के समाज को अपने को पता है क्या कहते हैं? निगरानी सोसाइटी। क्या कहेंगे इसे? निगरानी सोसाइटी कहते हैं। थर्ड कल्चर किड, सर्विलेंस सोसाइटी यही तो जिसमें हम सर्विलेंस पे रखते हैं हमारी इंटरनेट की। अभी एक भारत सरकार द्वारा एक अभी देश के अंदर ज्वलंत मुद्दा है संचार सारथी, जहां तक मुझे याद आ रहा है मैंने पढ़ा था आज। एक भारत सरकार ने अभी क्या कहा कि एक संचार सारथी के नाम से हम सभी जो मोबाइल आएंगे उनमें एक अनिवार्य रूप से ये ऐप होगा और जिसमें डिजिटल सुरक्षा से लोगों को सावधान किया जाएगा। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि ये संचार सारथी है वो लोगों की निगरानी करेगा, ऐप की बातें सुनेगा, लोग किसको क्या मैसेज भेज रहे हैं उसको वो देखेगा। तो ये संचार सारथी ऐप है जो अभी लेटेस्ट है। फिर सरकार ने कहा कि ये अनिवार्य नहीं होगा, लोग अगर रखना चाहे तो रख सकते हैं। आगे थर्ड कल्चर किड, थर्ड कल्चर किड, तो ये पुस्तक इनके द्वारा शब्द किसके द्वारा दिया गया है? रुथ उसीम के द्वारा दिया गया। किनके द्वारा? रुथ उसीम। ये अमेरिकी समाजशास्त्री है रुथ हिल उसीम। तो 1950 के दशक में इन्होंने द थर्ड कल्चर किड, TCK शब्द का प्रयोग है वो किया। तो ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अपने माता पिता की संस्कृति और उस देश की संस्कृति जहां पे वो बड़े हुए हैं और उनके परिणाम स्वरूप एक नई संस्कृति बनी है। यानी कोई भारत से गया और उसके साथ 7 साल का बच्चा भी गया। अब ये 7 साल तक उसने वहां देखा, लेकिन उसका बड़ा सारा पालन पोषण, अगर 2 साल का भी गया है तो माँ बाप की जो संस्कृति है वो घर में देखने को मिलती है।
बाकी संस्कृति बाहर देखने को मिलती है, तो एक नई संस्कृति बनती है जिसके लिए द थर्ड कल्चर किड शब्दावली का यूज है वो किया गया है रुथ असीम के द्वारा। आगे है पूंजीवाद में आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति से जुड़ने के तरीकों का विश्लेषण किया है। तो ये है वो नेटवर्क सोसाइटी वाले हैं अपने मैनुअल कास्टेल्स। किसने किया है? मैनुअल कास्टेल्स ने। द इंफॉर्मेशन एज पुस्तक में, ये इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है, द इंफॉर्मेशन एज। पूरा नाम है सोसाइटी, इकोनॉमी, सोसाइटी एंड कल्चर। ये देखो, ये चीज यहां पे अपने को क्लिक करनी चाहिए। द इंफॉर्मेशन एज, इकोनॉमी, सोसाइटी एंड कल्चर, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक। इंफॉर्मेशन एज की बात की, इन्होंने राजनीतिक बिंदु को नहीं शामिल किया है। तो जो नई इंफॉर्मेशन एज है तो त्रयी की बात की है इन्होंने, इंफॉर्मेशन एज, इकोनॉमी, सोसाइटी एंड कल्चर। तो यहां पे आ सकता है कि किन किन चीज की इन्होंने बात है वो की है, तो ये मैनुअल कास्टेल्स के द्वारा की गई है। आगे है सूचना समाज की अवधारणा विकसित करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? इंफॉर्मेशन सोसाइटी को विकसित करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? फ्रेंट माचलुप। कौन था? फ्रेंट माचलुप। तो ये एक अमेरिकी अर्थशास्त्री थे और इन्होंने ये इंफॉर्मेशन सोसाइटी की अवधारणा दी थी। और ये अवधारणा 1962 में इन्होंने अपनी पुस्तक द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉलेज इन द यूनाइटेड स्टेट में ये बात कही थी। तो इंफॉर्मेशन इकोनॉमी की बात की थी और बाद में इसी से इंफॉर्मेशन सोसाइटी है वो कंसेप्ट आया था। आगे फ्रैंक वेबस्टर ने सूचना समाज को परिभाषित करने के लिए प्रयुक्त की जा सकने वाली 5 प्रमुख प्रकार की सूचनाओं पर चर्चा की। निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी इनमें से इनके द्वारा नहीं की गई? तो फ्रैंक वेबस्टर ने इंफॉर्मेशन सोसाइटी की 5 प्रकार की सूचनाओं की बात की: तकनीकी, लाभकारी, स्थानिक और सांस्कृतिक, लौकिक। इनमें से एक है जो यहां पर राइट आंसर नहीं है। तो लौकिक की चर्चा इनके द्वारा नहीं की गई। इन्होंने 5 टेक्नोलॉजी, आर्थिक यानी इकोनॉमिक, ऑक्यूपेशनल, स्पेसिक और कल्चरल, प्रौद्योगिकी है, आर्थिक, व्यवसायिक, स्थानिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोणों का बात की, जिसमें उन्होंने सेक्युलर यानी लौकिक श्रेणी है वो नहीं रखी थी। इनकी पुस्तक थी द थियरीज ऑफ द इंफॉर्मेशन सोसाइटीज, थ्योरीज ऑफ द इंफॉर्मेशन सोसाइटी 1995 के अंदर। ये पुस्तकें बहुत इंपॉर्टेंट है और लगभग 25% क्वेश्चन है। ये 9वीं यूनिट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। आगे 25 नंबर, एक ऑनलाइन शोध पद्धति जो वर्ष विज्ञान में उत्पन्न होती है, क्या सामाजिक संपर्क को समकालीन डिजिटल संचार संदर्भों में समझा जा सकता है? तो आजकल एक ऑनलाइन शोध पद्धति है। क्या है? ऑनलाइन शोध पद्धति है। तो इस शोध पद्धति को कहते हैं नेटनोग्राफी। नेटनोग्राफी
आगे है, कौन मानता है कि सामाजिक स्थान वह जगह है जहां उत्पादन के संबंधों को पुनः प्रस्तुत किया जाता है और द्वंद्वात्मक काल के अंतर विरोध लौकिक की बजाय स्थानिक थे। तो सामाजिक स्थान वह जगह जहां उत्पादन के संबंधों को पुनः प्रस्तुत किया जाता है और द्वंद्वात्मक काल के अंतर विरोधों के लौकिक की बजाय स्थानिक थे। ये तो कथन है, तो ये हेनरी लेफेब्रे का है। हेनरी लेफेब्रे, द प्रोडक्शन ऑफ द स्पेस में। तो इन्होंने सामाजिक स्थान यानी सोशल स्पेस वह क्षेत्र जहां उत्पादन संबंधों, रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन को पुनर्निर्मित वो किया जाता है। तो अब है वो आधुनिक समाज का विरोधाभास है कि अब काल, टाइम के स्थान की बजाय स्थान में ये चीजें हैं वो व्यक्त होती है। यानी अब है वो टाइम इंपॉर्टेंट नहीं रह गया, किस स्थान पे हो रही है, डिजिटल स्थान पे हो रही है या कहीं और हो रही है। आगे अंतरिक्ष के संबंध परक मॉडल का विचार किसने विकसित किया? अंतरिक्ष के संबंध परक, ये थोड़ा मैं बताऊं, लैंग्वेज इनकी इसलिए टफ अपने को लगती है क्योंकि ये रियल के अंदर इंग्लिश वर्ल्ड है और इनका हिंदी ट्रांसलेट है वो किया जाता है। तो ये स्पेस की बात की जा रही है, अंतरिक्ष का मतलब यहाँ स्पेस से है। संबंध परक मॉडल, रिलेशंस मॉडल की बात है वो की जा रही है। तो ये है मार्टिना लोब, बिल्कुल सही, मार्टिना लोब, रिलेशंस मॉडल ऑफ स्पेस। इन्होंने क्या किया, रिलेशन मॉडल ऑफ स्पेस है वो विकसित किया है। तो इसमें उन्होंने स्थान की बात की है कि ये कोई स्थिर भौतिक वस्तु है वो नहीं बची है। इसके अलावा इनकी पुस्तक है द सोशियोलॉजी ऑफ स्पेस। आगे 1950 के दशक में अमेरिकी समाजशास्त्री रूथ हिल उसीम द्वारा गढ़ा गया शब्द है जिसकी चर्चा हम अभी कर चुके हैं, जहां पे प्रारंभिक वर्ष उन जगहों पर बिताते हैं जहां उनके माता पिता होते हैं और बाद की उम्र है वो नई स्थान पे बिताते हैं और एक नई संस्कृति का विकास होता है। इसकी चर्चा भी हमने की थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड कल्चर किड। क्या हो जाएगा, थर्ड कल्चर किड। यहाँ पे कंसेप्ट है वो अपने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आगे किसने कहा कि किसी समाज के पास जितनी अधिक सूचना और प्रौद्योगिकी होगी वो उतना ही उन्नत होगा? तो ये कथन किनका है, ये गेर हार्ड लेनेंस्की का है। हॉट एंड कूल मीडिया के बीच अंतर किसने किया? हॉट और कूल मीडिया के बीच में अंतर है वो किसने किया? ए मार्शल मैक्यूहॉन, डेविड हार्वे, मैनुअल कास्टेल्स गिडेंस। तो किसने किया, मैक्यूहॉन ने, मैक्यूहॉन ने किया है। इनकी पुस्तक अंडरस्टैंडिंग मीडिया, देखो ग्लोबल विलेज का कंसेप्ट भी इनके द्वारा दिया गया है और अंडरस्टैंडिंग मीडिया एक्सटेंशंस ऑफ मैन 1964, जिसमें हॉट और कूल मीडिया में भेद किया है। तो उन्होंने कहा कि हॉट मीडिया वे माध्यम है जिनसे उच्च परिभाषा और अधिक सूचना प्रदान करते हैं, जिसमें दर्शक की भूमिका बहुत कम होती है, जैसे कि फिल्म है, रेडियो है, ये सब। कूल मीडिया वह है जिसमें श्रोता अधिक से अधिक है वो भागीदार रहता है, टेलीफोन है, कार्टून है, टेलीविजन है। आगे बिग डिस्कनेक्ट की अवधारणा का वर्णन किसने किया, जहां माता पिता और बच्चे अक्सर अलग अलग ग्रहों में निवास करते हैं। तो बिग डिस्कनेक्ट यानी
कनेक्ट नहीं है, डिसकनेक्ट है, माता और पिता और उनके बच्चे। तो ये स्टिनर एडायर ने दिया है, इनकी पुस्तक का नाम है द बिग डिस्कनेक्ट, 2013 में आई थी पुस्तक। तो प्रोटेस्टिंग चाइल्डहुड द फैमिली रिलेशनशिप इन द डिजिटल एज। तो इसमें कहता है कि जो डिजिटल युग में है, माता पिता और बच्चे हैं वो एक ही घर में रहकर अलग अलग घरों में रह रहे हैं। इसका मतलब होता है कि बच्चे का जो रिलेशनशिप है वो ऑनलाइन मोड पे होती है और जो माता पिता है वो ऑफलाइन मोड पे रहते हैं। आगे है, किसने कहा कि संस्कृति का प्राथमिक कार्य और जो इसकी उन्नति के स्तर को निर्धारित करता है वह है ऊर्जा का दोहन और नियंत्रण की क्षमता। तो संस्कृति का प्राथमिक कार्य उसकी उन्नति को स्तर निर्धारित करता है, ऊर्जा का दोहन और नियंत्रण की क्षमता। तो ये कथन किनका है? ये लेस्ले वाहिट का है। किनका है? लेस्ले वाहिट ने ये कथन है वो दिया है। आगे है, किसने कहा कि रसायन शास्त्र पैतृक रसोइये के खाद्य रसायन के साथ शुरू हुआ? तो ये कथन है हेरोल्ड मेकगी का। किनका है? हेरोल्ड मेकगी का। खाद्य प्रौद्योगिकी में केंगिंग सबसे उल्लेखनीय उपलब्धि है। इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? केंगिंग अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो ये निकोलस अपर्ट का है। तो एक फ्रांसीसी थे, क्यों इनको फादर ऑफ केंगिंग का कहा जाता है। तो ये 1809 में एक नई विधि विकसित की गई थी जिसमें लंबे समय तक खाने को है वो कांच की बोतलों में बंद करके गर्म किया जाता था ताकि उनके जीवाणु नष्ट हो जाए और भोजन खराब ना हो। और बाद में ये जो लुई पॉस्चर थे जिन्होंने हम दूध के लिए यूज करते हैं कि टेम्परेचर पे इतना गर्म किया जाए और बाद में उसको रखा जाए तो दूध है वो लंबे समय तक खराब नहीं होगा। इसलिए ज्यादातर जितने भी हमारे खाद्य प्रोडक्ट्स होते हैं उनको कहा जाता है कि कांच का, जो चाहे स्टील है चाहे सिल्वर है प्लास्टिक है, ये सब अपना केमिकल रिएक्शन भोजन के साथ में करते हैं। लेकिन कांच एक ऐसी कंसेप्ट है जिसमें वो ये लंबे समय तक है भोजन को रखा जा सकता है। आगे है, वर्ल्ड रिसर्च सोसाइटी पुस्तक है वो इनके द्वारा लिखी गई। तो ये तो अपने सभी को पता है कि रिसर्च सोसाइटी है, उस पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? उलरिच बेक। उलरिच बेक। आगे, डिजिटल डिवाइडेशन बढ़ने का परिणाम है। तो ये भी पहले आ चुका है। रोजमर्रा की जिंदगी में कंप्यूटर प्रौद्योगिकी का बढ़ता प्रयोग। तो इससे कुछ लोग यूज कर पाते हैं, कुछ लोग है वो नहीं कर पाते हैं। द नेटवर्क सिटी किस विचारक का काम है? द नेटवर्क सिटी किस विचारक का काम है? नेटवर्क सोसाइटी नहीं है, देखना। नेटवर्क सोसाइटी होता तो डी होता, पर डी नहीं है, मैं बता दूं। ये मैंने करवाया भी है। तो डी नहीं है, ये है बेरी बेलमैन। तो मैं कंफ्यूज था, एक नेटवर्क सिटी और एक वर्चुअल कम्युनिटी। तो वर्चुअल कम्युनिटी को मैं शायद ये बेलमैन मान रहा। तो बेलमैन है वो नेटवर्क सिटी है। वो बेरी बेलमैन, तो जिसने नेटवर्क थियरी और कम्युनिटी पे काम किया था। और ये इनकी पुस्तक है
मरे टर्नऑफ की 7 में लिखी है द नेटवर्क सिटी 1988। अब देखो अपने पास कोई चारा नहीं है, हमें इनको याद करना ही पड़ेगा। बहुत एक जैसी शब्दावली है, बहुत एक जैसी पुस्तकें हैं, ईयर भी हमें याद करना पड़ेगा, ये सब याद करना पड़ेगा नेट के लिए। आगे है 38, सर्विलांस सोसाइटी मॉनिटरिंग एवरीडे लाइफ किस विचारक का काम है? सर्विलांस सोसाइटी मॉनिटरिंग एवरीडे लाइफ, ये मैं करवा चुका हूं सारे के सारे, ये नए नहीं है, इनके बारे में मैं अभी जब क्लासें लगाई थी तो उसमें करवा चुका हूं। डेविड ल्यो। निगरानी पूंजीवाद, निगरानी पूंजीवाद सर्विलांस कैपिटलिज्म की अवधारणा किनकी है? 39वां निगरानी पूंजीवाद सर्विलांस कैपिटलिज्म, ये भी मैं करवा चुका हूं, सोसना जुबोस। 40 नंबर है निगरानी का वह तरीका क्या कहलाता है जिसमें नागरिक शासकीय निकायों की निगरानी करते हैं? निगरानी यानी निगरानी कहलाएगा, सर्विलांस सोविलेंस क्या कहेंगे उसे हम? सोविलेंस कहेंगे। तो ये आज के हमारे प्रश्न थे। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके नेट में आएंगे इस यूनिट से, ज्यादा तो नहीं लेकिन लगभग 2-3 या अधिकतम 4 या 5 क्वेश्चन आ सकते हैं। 5 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं आएंगे, लेकिन है यूनिट छोटी है, ज्यादा टॉपिक्स इतने नहीं है। अभी मैं आगामी दिनों में केवल बुक्स पे चर्चा करूंगा। 25%, 25% है वो बुक्स से ही पर्सन आजकल है वो आ रहे हैं। चलो ठीक है, आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।